Second year, chapter number 25. According to smart syllabus करेंगे आज जो भी शार्ट बनते हैं, जो भी लॉन्ग बनते हैं। पहले मेरे पास इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है हमारे पास ऑर्गेनिज्म और मतलब जितने भी जानदार हैं हमारे माहौल में, और उनको स्टडी करना, माहौल के अंदर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने को हम इकोलॉजी कहते हैं कि उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कि उनके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या वो मतलब करते हैं हमारे माहौल में। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन बुक पर इस तरीके से नहीं लिखी हुई। ओइकस और लोजी, ये टू वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी फैमिली, और लोगी का मतलब होता है स्टडी। इसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो स्पीशीज की है। स्पीशी क्या है? स्पीशी हमारे पास एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जो आगे से मतलब और ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करती है हमें। मतलब जानदारों का एक ग्रुप है जो मज़ीद मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए और जानदार हमें मतलब जानदार मतलब देता है। ये एक मतलब नेचरली अकरिंग हमारे पास प्रोसेस है। स्पीशी इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पीशी का ग्रुप होता है। आगे हमारे पास इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है? हमारे पास जितनी भी मतलब हमारे पास चीज़ें आती हैं, नॉन लिविंग है चाहे वो लिविंग है, उन सबको कलेक्टिवली अगर हम उनका मजमुआ करें तो वो हमारे पास इकोसिस्टम बन जाता है। यानी कि मतलब जितना हवा पानी वगैरह या फिर जानदार जितने भी आ जाते हैं या फिर बेजान चीज़ें आ जाती हैं, हवा पानी वगैरह, उनको सबको मतलब मिलाकर एक जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। Self-sufficient unit of an environment that is formed as a result of interaction between its biotic community and the abiotic component is known as an ecosystem. इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं नेचुरल इकोसिस्टम की। आगे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, इनमें डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ी है अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन ही हम पढ़े हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं, ये एनिमल्स पर कंसिस्ट होता है, यानी जिंदा चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ये हमारे पास जिंदा चीज़ें हैं। और बायोटिक और सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो मतलब बेजान होती हैं चीज़ें। क्लीमेट, सॉइल और वाटर ये बेजान चीज़ें हैं, इसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। आगे पोल्यूशन, पोल्यूशन का हर किसी को पता है। पोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हर किसी को मतलब आबादी पॉपुलेशन कहते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा जो रहता होगा एक मतलब कहीं भी रहता हो, एक स्पेसिफिक एरिया में रहता हो, अपने घर बना के रहता हो, जैसे हम एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, हम लोग डिफरेंट लोगों के साथ रहते हैं, स्पीशी बना के रहते हैं, तो वो हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। A group of the organism of the same species inhabiting a specific geographical area at a particular time is called population। हम बहुत अरसे से वहाँ रह रहे होंगे स्पीशी, सेम स्पीशी के अंदर। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर रहते हैं, हम पौधों के अंदर तो नहीं ना रहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इकोसिस्टम, प्लांट्स जो है प्लांट्स के अंदर रहते हैं, एनिमल्स एनिमल्स में रहते हैं। आगे कम्युनिटी, कम्युनिटी किसे कहते हैं? ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वे विद वन अनदर, कलेक्टिव का जो भी अब पॉपुलेशन है जो लीव करती है एक पार्टिकुलर एरिया में, वो इंटरेक्ट करती है जब डिफरेंट वेज में, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है इसका बायोम। बायोम हम किसे कहते हैं? बायोम एक जियोग्राफिकल रीजन है हमारे पास जिसे हम बायोम कहते हैं। बायोम क्या है? बायोम कम्बिनेशन से बनता है, प्लांट्स के और एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनता है बायोम। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास वगैरह ये हमने बनाए हुए हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स के कम्बिनेशन से बने। आगे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर हमारे पास एक अर्थ की लेयर है
थिन लेयर्स ऑफ अर्थ इन विच आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर जिंदा रहते हैं वो हमारे पास बायोस्फीयर है। हम भी बायोस्फीयर पर जिंदा रहते हैं। हमारी मतलब अर्थ में बहुत सी लेयर हैं, लेकिन बायोस्फीयर वो लेयर है जहाँ हम जिंदा रहते हैं। थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लीव। द होल ऑफ वर्ल्ड लैंड लिथोस्फीयर है, हमारे पास एटमोस्फियर है, हवा की लेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लेकिन हम बायोस्फीयर पे रहते हैं। विच आर इमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म और कलेक्टिवली कॉल्ड एज बायोस्फीयर। इन सबको मतलब हाइड्रो पानी के स्फीयर को, एयर स्फीयर को और लैंड स्फीयर को मिलाएं तो हमारे पास बायोस्फीयर बन जाती है। ये बहुत लार्जेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये 8 to 10 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर के डेप्थ में और ऊपर में फैला हुआ है। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट वहीं जहाँ हमारे पास ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल जगह है उसके पास, वहाँ पर जिंदा रहता है, वो हमारे पास हैबिटेट कहलाता है। जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, स्पेसिफिक हमने एक घर बनाए हुए हैं। मैं ऐसे तो नहीं ना कि कहीं भी डेरा डाल ले, कहीं भी जाके सो जाएं, कहीं भी रह लें, ऐसे नहीं होता। हम एक पार्टिकुलर जगह पर रहते हैं, पार्टिकुलर सेट है हमारे पास, एनवायरमेंट कंडीशन है, हमने अपना माहौल बनाया हुआ है, वहाँ हम रहते हैं, उस चीज़ को हम हैबिटेट कहते हैं। A specific locality with its particular set of the environmental condition in which the organism live is known as habitat. The example है हमारे पास seashore, ponds, deserts. आगे निच क्या होता है? निच हमारे पास रूल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या रूल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। जैसे कुछ लोग हैं वो टीचिंग करते हैं, कुछ लोग हैं वो डिफरेंट जॉब, ऑफिस जॉब करते हैं। ये हमारे पास रूल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रह रहा है वो क्या रूल प्ले कर रहा है, उसे हम निच कहते हैं। एट्रीब्यूशन ऑफ निच है फीडिंग हैबिट, द रूल ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम, ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। जस्ट रीड करना है। निच की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हैबिटेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे है इकोलॉजिकल निच। विद हैबिटेट आल्सो स्पेसिफिक हो द ऑर्गेनिज्म गेट इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड बॉडी। ये हमने कैसे एनर्जी और सप्लाई मटेरियल को सप्लाई करना है ऑर्गेनिज्म को, ये हमारे पास इकोलॉजिकल निच कहलाता है। इसमें प्रीडेटर प्री का रिलेशनशिप आता है कि प्रीडेटर कैसे अपने शिकार को पकड़ता है और एनर्जी हासिल करता है, उससे कंपटीशन करता है, एनर्जी लेता है। जैसे हम भी मतलब डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, डिफरेंट हम मतलब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इससे हमें ज़िंदा रहने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसी तरह पानी की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ इकोलॉजिकल नीच में आ जाता है। आगे हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, खैर बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो जिंदा चीज़ों से बनते हैं। और ये बायोटिक जो मुर्दा मतलब वाटर सोल वगैरह। आगे ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फूड चेन, गिव एन एग्जांपल। और आगे इसकी मतलब फूड वेब जो है इसका बाज़ दफ़ा ये पूछते हैं, डिफाइन फूड चेन एंड एक्सप्लेन फूड वेब, या फिर उसके डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। फूड चेन क्या है? वो सीरी है ऑर्गेनिज्म की किसी भी इकोसिस्टम में कि ऑर्गेनिज्म फेड कर रहे होते हैं, यानी खा रहे होते हैं एक दूसरे को। एक ने खा लिए, एक ने एक ऑर्गेनिज्म को खा लिया, दूसरे ने दूसरे को खा लिया। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया, ये देखें, ग्रास जो है वो रैट जो है वो ग्रास को खा रहा है, रैबिट भी ग्रास को खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी ग्रास को खा रहे हैं। मतलब ये जो तीन मतलब जानदार हैं ये एक ही चीज़ को खा रहे हैं, इसे हम कहते हैं फूड चेन बना लिया हमने। एक जैसे ये ओवल है, ये रैबिट को भी खा रहा है, बेटल को भी खा रहा है, ठीक है ना, रैट को भी खा रहा है। इसी तरह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को खाते हैं, मतलब एक ने इसे खा लिया, दूसरे ने उसे खा लिया, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास फूड चेन बन जाती है, पूरी फूड चेन की शक्ल में आती है। जैसे ईगल में ईट ब्लू बर्ड, और ब्लू बर्ड ईट करता है इंसेक्ट को, लाइक कैटरपिलर फीडर्स ग्रास और ग्रीन लीव्स। कैटरपिलर जो होते हैं वो फीड कर लेते हैं ग्रास और ग्रीन लीव्स को। ये एक एग्जांपल है सिंपल फूड चेन की। आगे हमारे पास फूड वेब किसे कहते हैं?
फूड वेब नेटवर्क है फूड चेन की, जो इंटरकनेक्टेड होती है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि एक नेटवर्क है फूड चेन की, कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म किस किस को खा रहा है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ ये इन्होंने जो दिया हुआ है इसी को एक्सप्लेन करना है हमने। एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली सिर्फ एक को ही नहीं खाता, वो एक से ज़्यादा चीज़ों को भी खा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत इजी वर्डिंग लिखी हुई है, तो आपने यहीं से याद करना है। सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी, टर्शियरी कंज्यूमर इसमें आ जाते हैं। वो एक से ज़्यादा चीज़ों को खा लेते हैं और इसमें ट्रॉफिक लेवल्स बने होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर है जो हमारे पास है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी सेकंड है, टर्शियरी थर्ड है। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स बने हुए हैं जो खा लेते हैं। अगर देखें हम खा लें, एग्जांपल है ये जो ओवल है वो रैट को भी खा रहा है और रैबिट को खा रहा है, माइस को भी खा रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास रैबिट कम हो जाए, इसका तो शिकार कम हो गया, इसकी खुराक कम होगी, तो क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा ओवल भी। तो इसलिए जो पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करती है दोनों को। इसको जिंदा रहने के लिए रैबिट की ज़रूरत है क्योंकि वो इसका शिकार, वो इसका खुराक है, उसका फूड है। ठीक है, इसी तरह से मतलब सारे फूड वेब की शक्ल में हमारा ना मतलब निज़ाम चलता है। इसमें और कोई बात नहीं है बताने वाली, बैलेंस रखने के लिए नेचर में अल्लाह ताला ने ये बनाया हुआ है। नाइट्रोजन साइकिल एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन साइकिल को हम किस शक्ल में मतलब यूज़ करते हैं। ये नहीं होता कि हम इंडिविजुअली इसे ऐसे यूज़ कर लेते हैं, नहीं, हम पहले इसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स वगैरह में, सिमुलेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं इसकी, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, फिर हम इसे यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं यूज़ कर लेते। नाइट्रोजन साइकिल जो है 78% हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये एक चीफ रेजरवायर है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में। जो हम होते हैं वो यूज़ नहीं करते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमाइनो एसिड बनाने के लिए या फिर अदर कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने के लिए, बल्कि ये डिपेंड करते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सोइल मिनरल्स। जो हमारी मतलब हमारा निज़ाम है वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे यूज़ ही नहीं करते, जो हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होती है उसे यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो मतलब जो मिट्टी के अंदर है वो कम होती जाती है, उसकी डिफिशियंसी होती जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उससे भी हमने अमल में लाना होता है, क्योंकि वो 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो बनता तो ये है ना कि हम वो वाली नाइट्रोजन इस्तेमाल करें। मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सोइल इज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इज इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। हम क्या करते हैं, अब इसे नाइट्रोजन को NH3 और NH4 प्लस में कन्वर्ट करते हैं, इसके मोनिफिकेशन करवाते हैं, फिर इसकी नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, तो इसे फिर नाइट्रेट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है फिर हम इसे यूज़ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस इसमें बताया हुआ है हमने। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ली, उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग कराई, फिर अमोनिया और अमोनियम आयन में हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर उसकी नाइट्रिफिकेशन करवाई, फिर उसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, फिर उसकी डी नाइट्रिफिकेशन कराई, फिर हमने प्रोसेस के चलता जाता है और हम इस तरह नाइट्रोजन यूज़ कर लेते हैं ईजीली। ये आपका आज का पूरा चैप्टर है, इसमें इसे ज़्यादा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दो ही इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, वो एक टॉपिक हमने छोड़ा हुआ है सिम्बियोसिस वाला, तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, और ये बाकी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चैप्टर अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स भी लेने हैं कि आप चैप्टर अच्छे से करें और फर्स्ट वाला चैप्टर आप अच्छे से करें तो आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं इंशाल्लाह। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।